हाँ जी, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। तो आप सब कैसे हैं? आज अपन एक ऐसा चैप्टर पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपकी सारी एग्जाम्स में आते हैं। मेरा नाम है विकास और मैं एनटीपीसी 2019 में सिलेक्टेड हूँ। रेलवे परिवार का हिस्सा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को भी उसी रेलवे परिवार का हिस्सा बनाएं। तो उसी रेलवे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले आपको कॉस्मो अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, जो आपकी फैमिली है, उसको सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में सभी को शेयर करना है। और आपको क्या चाहिए उस कॉस्मो एकेडमी पे वीडियोस के माध्यम से, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको कौन से कंटेंट चाहिए, सारी चीज आप हमें कंटेंट में कमेंट्स में बताएंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, अपन देखिए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट किया, मतलब इसकी थ्योरी कंप्लीट की। इसके बाद में अब इससे रिलेटेड जो 35 क्वेश्चंस है, टॉप जो 35 क्वेश्चंस है जो आए हुए हैं सारी एग्जाम्स में, और आप भी सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड है, वो सारे क्वेश्चंस इसमें अपन डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको साथ देना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्योंकि आपको, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो थ्योरी के साथ साथ अपन जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, उसमें भी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नोट करवाता हुआ चलूंगा। बस आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है और भागना नहीं है वीडियो को छोड़ के। हाँ, मेरे को पता है मैं नया हूं, आपको मेरे साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन जो कंटेंट दे रहा हूं आपको, उस कंटेंट पे विश्वास रखना। ये जो कलम की ताकत है, इस कलम की ताकत पे विश्वास रखना। इसके बाद, इस वीडियो के बाद, और जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, उस कंटेंट के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिल्कुल जोश के साथ। तो आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन होगा पंचवर्षीय योजनाओं का। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक आपको 35 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 35 के साथ साथ आपको और भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आपको आपसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स देना है। तो 35 के साथ साथ आपको 70 प्लस क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आप 35 के भरोसे मत रहना। बस आप पेन कॉपी लेके बैठिए और क्वेश्चंस का जो आंसर है उसको वीडियो को पॉज कीजिए, और सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तब जब मैं यहाँ का आंसर होता हूं तो मैच करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तब तो देखिए, अगर आपका आंसर सही आ रहा है तब तो देखिए आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़ी है पंचवर्षीय योजनाओं पे। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो भैया आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आप चार ऑप्शन है आपके साथ में, महालनोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, राव मनमोहन मॉडल और बंबई प्लान। ये तो देखिए यहां से और यहां से तो अपन ने कभी पढ़ा नहीं, तो इसका आंसर होगा बी, हेराल्ड डोमर मॉडल पे। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स लेते हैं अपन। पंचवर्षीय योजनाओं की स्टार्ट हुई थी 1951 से। कब से? 1951 से प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है उसकी स्टार्ट की गई थी। और पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को सबसे पहले संसद में पेश किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये किस पर आधारित थी? ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन देखें तो इसमें देखिए सबसे पहले जो 5 आईआईटीज है, 5 जो तकनीकी विश्वविद्यालय है, उनकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया यहाँ से, जो 5 आईआईटीज है उनकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? वो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। इनका अगर आप नाम देखोगे तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ नाम। पहले जो सबसे पुरानी और सबसे पहली है वो थी आईआईटी खड़गपुर, उसके बाद में आईआईटी बॉम्बे, उसके बाद में आईआईटी मद्रास, उसके बाद में आईआईटी कानपुर और उसके बाद में आईआईटी दिल्ली। ये जो 5 जो आईआईटीज थी उनकी स्थापना की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा। और इसका जो कार्यकाल था वो था 1951 से लेके 1956 तक। आपको यह भी ध्यान रखना है, कार्यकाल पूछा जाता है और जो मैं यहां से आपको बताता चलूंगा वो आपको नोट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना हेराल्ड डोमर मॉडल। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया ये क्वेश्चन। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो इसका आंसर होगा, देखिए भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं देते, वित्त मंत्रालय को कोई मतलब नहीं है, योजना आयोग इसकी प्लानिंग तैयार करता है, लेकिन
जो पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी देता है वो देता है अपना राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। ठीक है, अब एनडीसी के बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल्स लेते हैं। देखिए एनडीसी, इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1956 को। कब? 6 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना करी गई थी। किसकी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना करी गई थी। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा इसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। अब इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो इस टाइम जो ये अपनी संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होगा? वो होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की जो पद है, चाहे उस पद पे कोई भी इंसान बैठा रहे, वो इंसान इसका अध्यक्ष होगा। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो वो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, 6 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, बिल्कुल खुशी खुशी पढ़िए यार, ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जितना स्ट्रेस लोगे आप जीवन में उतना बैक ऑफ जाते जाओगे। स्ट्रेस से रिंकल्स आते हैं सिर्फ, बाकी इसके अलावा स्ट्रेस से कुछ भी नहीं आता। स्ट्रेस मत लीजिए, बिल्कुल फ्री होके आप पढ़िए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पहली पंचवर्षीय योजना अपन ने देखी कि जो हेराल्ड डोमर मॉडल है इस पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो थी अपनी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसको आपको ध्यान रखना है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका जो कार्यकाल था वो 1956 से लेके 1961 तक इसका कार्यकाल रहा है। कितना? 1956 से 1961 तक जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा उद्योगों को बढ़ावा मिला है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि उद्योगों को जो बढ़ावा मिला है वो सबसे ज्यादा कौन सी पंचवर्षीय योजना में मिला है? तो वो मिला है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसका आपको ध्यान रखना है, ये किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे असफल योजना। इसी योजना में देखिए सबसे ज्यादा युद्ध लड़े गए भारत के द्वारा। भारत चाइना युद्ध है, कौन सा? भारत चीन युद्ध। कब किया गया था भारत चीन युद्ध? 1962 में। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आएगा? तीसरे पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद में भारत पाक युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से भारत ने शिकस्त दी थी 1965 में। 1962 में देखिए भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इसी कारण जो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है जिसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो और सबसे जो असफल योजना है अब तक की वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भर कृषि और उद्योगों का विकास। देखिए उद्योग को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। जब उद्योग सेटल हो गए उसके बाद में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भरता कृषि एवं उद्योगों का विकास। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उन दोनों का जो कंबाइंड करके जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है ये सबसे असफल योजना थी। ये यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, सबसे असफल योजना कौन सी थी? तो सबसे असफल योजना में आपका आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल भी अपन इसका अगर कार्यकाल देखें तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961 और तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1961 से 1966। ठीक है, 3 कार्यकाल हो गए। अब इसके बाद में देखिए इसको जब असफल घोषित कर दिया गया सबसे ज्यादा, तो इसके बाद में योजना अवकाश घोषित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, योजना अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में घोषित किया गया था और 3 साल के लिए योजना अवकाश घोषित किया गया था। 3 साल कौन कौन सी है ये भी आप देख लीजिए। देखिए 1966 में इसका जो कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो 1966 से 67 ये जो पहला योजना अवकाश है वो था। इसके बाद में जो दूसरा था वो था 1967 से 1968। ये आप नोट करते हुए चलना भैया, आपके बहुत काम की चीज है ये। 1968 से 1969 ये जो 3 जो ईयर हैं इसमें योजना अवकाश घोषित किया गया था। ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था? तो उसका आंसर आपको करना है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है,
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वार्षिक योजना कितने वर्षों तक चलाई गई थी? अभी अपन ने डिस्कस किया है, जो वार्षिक योजना थी, जो योजना वार्षिक अवकाश था, वो 3 सालों तक चलाया गया था। 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969, ये जो 3 वर्ष है, ये विफलता के बाद वार्षिक अवकाश के घोषित किए गए थे। अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, वो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने है, 5वीं, 8वीं, 7वां और 8वां। तो इसका आंसर आपके पास होगा, इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा डीप जाके ये क्वेश्चन पुट किया है। ऐसे क्वेश्चंस ही आपको एनटीपीसी और सीजीएल तक की जो मेंस की एग्जाम है, जो प्री की एग्जाम है, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये जो पॉसिबल है ऐसे क्वेश्चंस आपको ना, वो सिर्फ कॉस्मो एकेडमी पे पॉसिबल है। आइए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ये की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो भारत की जो 12 पंचवर्षीय योजना थी, उनमें जो एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। मोरारजी देसाई की सरकार जब आते ही इस योजना को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था, और इस योजना का जो कार्यकाल था वो था सिर्फ 4 साल का। 1974 से 1978 तक जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका कार्यकाल रहा था। 1 साल इसको खत्म होने से पहले मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको कार्यकाल को पूरे तरीके से खत्म कर दिया था। मोरारजी देसाई की सरकार ने, जो जनता पार्टी की सरकार थी 1978 में आई थी, मोरारजी देसाई ने इस योजना को स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो इसके बाद में 2 साल तक 1978 से 1979 और 1979 से 1980, ये जो 2 है, ये रोलिंग प्लान घोषित किए गए थे। 2 साल तक रोलिंग प्लान घोषित किए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान घोषित किए गए थे? तो वो थे 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल, भारत की एकमात्र जो पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल खत्म नहीं होने से पहले उसको समाप्त कर दिया गया था, वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रीय राजमार्ग जो अधिनियम है, जो कार्यक्रम है, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में उसको लॉन्च किया गया था। अब देखते हैं अपना, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, जो स्टैटिक जीके है का मतलब यही है कि कहीं से भी जिसको ये घुमा के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये बहुत डाइवर्स है। स्टैटिक जीके, नाम ही है इसका स्टैटिक जीके। इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। सबसे पहले इसरो के बारे में अपन देखते हैं। इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। कहां पे? बेंगलोर, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। जिन्हें जो ये वही संस्था है, भारत की जो अंतरिक्ष की एक संस्था है, जो गगनयान, मंगलयान, ऐसे जो चंद्रयान जैसे मिशन है, इनको ऐसे चुटकियों में पास करती है। ये वही संस्था है जो भारत को अंतरिक्ष में जो और जो देश हैं, जो डेवलप्ड देश हैं, उनको टक्कर दे रही है। तो इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? अब आपको यह ध्यान होना चाहिए सबसे पहले कि कौन से पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल का समय था वो कितना था। तो आपको अगर ऐसा याद भी नहीं आता है तो आप 1951 से आप इसको जोड़ सकते हो आगे। तो ये जो इसकी स्थापना की गई थी, ये की गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ये आपका आंसर होगा इसका सी आंसर। इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना करी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा भी सबसे पहले चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी के द्वारा जो गरीबी हटाओ का नारा है वो दिया गया था, ठीक है। और गरीबी उन्मूलन जो था उस पर सबसे ज्यादा ध्यान कब दिया गया था? वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि गरीबी हटाओ का जो पहली बार नारा दिया गया था वो इंदिरा गांधी के द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ज्यादा टाइम, किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर होगा नौवीं पंचवर्षीय योजना। सार्वजनिक क्षेत्र में जितना विकास नहीं हो पा रहा था तो निजीकरण पे ज्यादा ध्यान दिया गया, और नौवीं पंचवर्षीय योजना में निजीकरण पे ज्यादा ध्यान दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय जो निजी क्षेत्र है उनको ज्यादा तवज्जो दी गई और प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला स्पेशल क्वेश्चन। गॉडगिल योजना के रूप में जाना जाता है तो वो है अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी चौथी पंचवर्षीय योजना में लॉन्च किया गया। गरीबी हटाओ का नारा भी चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, और जो गॉडगिल योजना है वो भी अपन चौथी पंचवर्षीय योजना को ही गॉडगिल योजना के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना है उसका आपको ध्यान रख के चलना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? फिर से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस आ गया है, ये भी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। जो 14 प्रमुख भारतीय बैंक हैं, जो बड़े बैंक हैं भारत के, उनमें जो 14 प्रमुख बैंक था उनका नेशनलाइजेशन किया गया, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मतलब है जो प्राइवेट रूप से जो बैंक चलाए जा रहे थे उनको उठा के सरकार ने अपने अंडर ले लिया। इसका मतलब है कि अब उनका रेगुलेशन भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा था। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो प्रमुख बड़े 14 प्रमुख बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन किया गया, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ज्यादा डीप में जाके क्वेश्चन नहीं है, रशिया से ली गई है, जिसको पहले 1991 से पहले रशिया को यूएसएसआर के रूप में जाना जाता था। और यूएसएसआर में कितने देश थे? देखो आपको ध्यान होना जरूरी है, ये यूएसएसआर में 15 देश थे जिनका विखंडन 1991 में हो गया था, और उनमें सबसे बड़ा जो देश है वो है रशिया। और भारत के द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर प्लान्स है वो सबसे पहले किससे लिए गए थे? वो रशिया से लिए गए थे, क्योंकि सबसे पहले जो फाइनेंशियल ईयर प्लान है, जो पंचवर्षीय योजना है, वो रशिया के अंदर ही चलाई जाती थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो इसका आंसर होगा अपने पास आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा है वो रशिया से ली गई थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? यह आपको ध्यान रखना है, और यह था 7वीं पंचवर्षीय योजना। किसका? सामाजिक न्याय और समानता के साथ। समाज में न्याय चलना चाहिए और बिल्कुल समानता है उसके साथ, ना कोई गरीब था, ना कोई अमीर था, ना कोई छुआछूत थी, उन सबको हटा के समानता के साथ जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो थी अपनी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो राजीव गांधी के कार्यकाल में इसको लॉन्च किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, राजीव गांधी। ठीक है, जो मैं ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूं ये वाले, यहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा सकते हैं, और आप जब एग्जाम देके निकलोगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं से क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम का पेपर होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था? अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं। भारत चीन युद्ध ये हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था, और इसी कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल योजना घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है, यहां से अपन थोड़े से फैक्ट्स निकालेंगे और अपने कॉपी में ट्रांसफर करेंगे। देखिए योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। डेट आपको ध्यान रखनी है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का जो गठन है वो किया गया था, और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, गैर संवैधानिक निकाय। ये सिर्फ भारत का थिंक टैंक है, जो भारत को, जो भारत सरकार है उसको सिर्फ अपनी योजनाएं बताता है। भारत सरकार को जो क्षेत्र है, भारत सरकार ने अगर किसी क्षेत्र घोषित कर दिया, उस क्षेत्र के बारे में उसका नियोजन कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उन सब की प्लानिंग तैयार करता है योजना आयोग। की स्थापना की गई थी इसकी 15 मार्च 1950 को, और इसका जो अध्यक्ष होता है, ये फिर से आपको ध्यान रखना है, इसका जो अध्यक्ष होता है, जो प्रधानमंत्री की पोस्ट होती है, वो इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जो पहले भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब फिलहाल में इसको हटा के इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना
कर दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है भैया। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को हटाकर करी गई है। नीति आयोग भारत का एक थिंक टैंक है, यह भी गैर संवैधानिक निकाय है। और नीति आयोग की जो स्थापना है वो आपको ध्यान रखनी है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। कब? 1 जनवरी 2015 को। जब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना करी गई थी तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? क्योंकि 2014 में कौन भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो वो थे, भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो जब इसका नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 में, तब भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरेंद्र मोदी जी। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि इसका जो अध्यक्ष का पद है वो प्रधानमंत्री के पद पर जो बैठेगा वो इसका अध्यक्ष कहलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, इसी को हटा के नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। और ये भारत का गैर संवैधानिक निकाय है। यहाँ इस लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पीपुल्स प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। ये स्टैटिक जीके है, ये है फाइनेंशियल जो पंचवर्षीय योजना है उसी से रिलेटेड है, उठाया वहीं से गया है। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, जो पीपुल्स प्लान है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वो किया गया था मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। भारत का योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? अभी मैंने आपको डिस्कस किया है, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। देखिए, संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था में मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। संवैधानिक संस्था वो होती है जो भारत के संविधान में उसका उल्लेख किया गया है, किसी ना किसी भारत के संविधान के आर्टिकल्स में, किसी ना किसी अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया है। और जो गैर संवैधानिक निकाय होता है वो भारतीय सरकार के द्वारा या किसी ऐसे निकाय के द्वारा या किसी ऐसे मंडल के द्वारा उसको एक जो संस्था बनाई जाती है जो उसका कार्य का आसान करे, उसको गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं। तो भारत का जो योजना आयोग है, जिसको अब वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, वो भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है। 12वीं योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित विकास दर क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से सीजीएल तक में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें भारत सरकार के द्वारा, ये योजना आयोग के द्वारा 9% तक की जो विकास दर है वो लक्षित रखी गई थी। लेकिन जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके द्वारा 8% को मंजूरी दी गई थी। पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किस पंचवर्षीय योजना में 9% को घटाकर 8% की जो अनुमानित लक्षित दर थी उसको घोषित किया गया था? तो वो थी अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपने पास बी होगा, 8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये वही योजना है जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। मोरारजी देसाई सरकार ने इस जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसको स्वीकार करने से मना कर दिया था। और इसका आंसर होगा गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर और न्याय प्रदान करना। 1978 में इसका जो कार्यकाल था वो था 1974 से 1978। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1974 से 1978 इसका कार्यकाल था। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था वो देखते हैं, गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर और न्याय प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। उद्योगों का आधुनिकीकरण किस योजना का प्रमुख आकर्षण था? कौन सा? उद्योगों का आधुनिकीकरण, 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब 7th पंचवर्षीय योजना का था उद्योगों का आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण होना इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल्स लेते हैं। देखिए, इसको राजीव गांधी के शासनकाल में इसको पेश किया गया था। कौन? राजीव गांधी के शासनकाल में। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही सबसे ज्यादा कंप्यूटर का विकास किया गया था। किसका? कंप्यूटर का विकास किया गया था। ठीक है, और टेलीकॉम क्षेत्र में भी इस पर ध्यान दिया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना भी 7वीं पंचवर्षीय योजना का के अंदर ही की गई थी। 3 चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। उद्योगों का आधुनिकीकरण 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था और राजीव गांधी के कार्यकाल में इसको पेश किया गया था। कंप्यूटर का विकास भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था और टेलीकॉम क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। ठीक है, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने। बाकी आप थ्योरी पढ़िए, 2 पार्ट्स में थ्योरी पढ़ाई गई है, आपका पूरा जीके यहां से क्लियर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना की ये 3 वीडियो आपके लिए सफिशियंट है। आप ये 3 वीडियो देखिए, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और ये क्वेश्चंस का। इसके बाद में आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए और किसी भी मॉक टेस्ट में आप ये क्वेश्चंस लगा के देख लीजिए। फाइनेंशियल ईयर के आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा।
ठीक है, ये कोस्मो अकेडमी इसी कारण बनाई गई है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे, पहले अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं। 5 जो प्रौद्योगिकी संस्थान है वो पहली पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए जा चुके हैं। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली। ठीक है, इसके साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट न्यू जो फैक्ट है वो बता देता हूं। 1956 में, ये छाप लेना आप, 1956 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। उसी के बाद में जो भारत के जो प्रौद्योगिकी संस्थान है उनको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया था। तो यह अधिनियम कब पास किया गया था? 1956 में। कब? 1956 में ये अधिनियम पास किया गया था। ये आपको ध्यान रख के चलना है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। के बाद में देखते हैं आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में पारित किया गया था, और ये किया कब गया था? ये किया गया था 2009 में। ठीक है, तो 2009 में कौन सी पंचवर्षीय योजना आएगी अपने पास? आएगी 9वीं पंचवर्षीय योजना। आपको ध्यान रखना है। आप बैक में चलिए, देखिए 2012 से 2017 ये था अपना 12th पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में 11th देखेंगे अपन, 2012 में से 5 घटाओ तो 2007 से 2012 ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो अपना ये आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है। आरटीई अधिनियम था वो आया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ऐसे आपको भी ध्यान रखे हुए चलना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके माइंड से स्लिप हो रहा है, किसी के भी माइंड से कोई भी चाहे कितना ही बड़ा धुरंधर हो, किसी के भी माइंड से कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी फैक्ट स्लिप हो सकता है। इसके लिए आपको जो बेसिक है वो आपको अपनाना है। आप यहां से देख सकते हैं, देखिए 2012 से 2017 जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद में अपन देखें 2012 से माइनस करो 5, क्योंकि 5 वर्ष की है तो 2007 से 2012, और जो आरटीई एक्ट है वो आया था 2009 में, और इसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाना अनिवार्य था। फ्री एजुकेशन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों, ये एज जो दे रखी है वो आपको याद रखनी है। और पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखनी है, वो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। और पास कब किया गया था? ये किया गया था 2009 में, इसको पास किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो अपना, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी? इंपोर्टेंट है भैया ये क्वेश्चन। और ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तीसरे अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले सारी जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे, ये किए गए थे 8वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद क्या किया गया था? जो रोलिंग प्लान्स है वो घोषित किए गए थे, वार्षिक योजनाएं घोषित की गई थी। और नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 3 वर्ड यूज किए गए थे, वो था LPG। ये आपको ध्यान रखना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो आर्थिक सुधार सबसे ज्यादा जो इसके बाद में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया था। और नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, जो आर्थिक सुधार है, वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में घोषित किए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, LPG के रूप में इसको जाना जाता है। और जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है वो PV नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा या PV नरसिम्हा राव जी के द्वारा घोषित किए गए वर्ड है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा 9वीं, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हुआ था। कब? 1947 में भारत आजाद हुआ था। तो इसके 50 वर्ष अपन जोड़े तो 1997 इसका बनता है। और 1997 में ही जो भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसको स्टार्ट किया गया था। तो ये ध्यान रखना है आपको, 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो वो थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ड्रॉट प्रोन एरिया DPAP जो प्रोग्राम है वो किस पंचवर्षीय योजना में घोषित किया गया था? तो ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना में घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मतलब सूखे से निपटने के लिए जो कार्यक्रम पेश किया गया था वो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, सूखा क्षेत्र कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे देखिए आपको कृषि भी मिलेगी, यहाँ पे उद्योग भी मिलेंगे। इसका जो मेन मोटो यही था, उद्योग और कृषि क्षेत्र को साथ में लेके चलाना, और मिश्रित कृषि क्षेत्र इसी को अपन बोलते हैं। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया था। ठीक है, जो सबसे असफल योजना मानी जाती है उसी में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यह था अपनी 9वीं पंचवर्षीय
योजना, जहां पे 50 वर्ष कंप्लीट किए गए थे भारत के स्वतंत्रता के। तो नवी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ जो विकास है, उस मुख्य उद्देश्य के साथ जो नवी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ बुनियादी न्यूनतम जरूरतें प्रदान करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में एमएनपी के रूप में जाना जाता है, किस पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका जो रूपरेखा है वो आपको ध्यान रखनी है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपी धर के द्वारा इसकी जो रूपरेखा है वो तैयार की गई थी। किसकी? जो ये है जो न्यूनतम आवश्यकता, जो बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो रूपरेखा है वो डीपी धर जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। डीपी धर जी के द्वारा इसकी जो रूपरेखा है, जो ग्रास रूट लेवल पे इसको जाके जो तैयार किया गया था वो किया गया था डीपी धर के द्वारा, और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में लॉन्च किया गया था। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन देखते हैं किस पंचवर्षीय योजना के आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन की शुरुआत की थी। ये अपन देखते हैं 8वां, क्योंकि लिबरलाइजेशन जो वर्ड है वो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले यूज किए गए थे, और 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन सा होगा आर्थिक 8वीं पंचवर्षीय योजना। मोरारजी देसाई सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया था? आपको ध्यान है 1978 में। 1978 में मोरारजी देसाई, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी 1978 में, तब मोरारजी देसाई के द्वारा इसको अस्वीकार किया गया था। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसी योजना है जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उद्योगों का आधुनिकीकरण, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। राजीव गांधी के कार्यकाल में इसको लॉन्च किया गया है, और कंप्यूटरीकृत क्षेत्र को बढ़ावा मिला है, और जो टेलीकॉम क्षेत्र है उसको भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, किस पंचवर्षीय योजना का तो नोरा था? तो ये थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 2012 से 2017, जिसको फिलहाल ही में खत्म किया गया है। इसके बाद में 2017 के बाद में कोई भी पंचवर्षीय योजना लॉन्च नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, बफर स्टॉक की अवधारणा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और ये थोड़ी अपर लेवल की जो एग्जाम है, जैसे सीजीएल मेंस हो गई, उस टाइप की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको शायद कहीं पढ़ने को नहीं मिले। बफर स्टॉक की अवधारणा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश की गई थी? तो ये थी अपनी 4थी पंचवर्षीय योजना, जिसमें 50 मिलियन टन जो खाद्यान्न है उसको बफर स्टॉक किया गया था, क्योंकि अगर क्राइसिस आता है तो सबसे जो यूजफुल चीज होती है वो है अपना स्टॉक किया हुआ सामान। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बफर स्टॉक की अवधारणा थी, ये 4थी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या था? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, बिल्कुल सही है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, बिल्कुल ठीक है। देश के सभी भागों का संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करना, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर होगा अपना उपरोक्त सभी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, 6 अगस्त 1956 को, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो ये थे टॉप 35 क्वेश्चंस जो आपकी तैयारी को 4 चांद लगाएंगे। जो फाइनेंशियल प्रोग्राम है, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनके आपको जो फाइनल जो तैयारी करनी है वो आप इन 35 क्वेश्चंस के माध्यम से कर सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखना है, पार्ट सेकंड देखना है, उसके बाद में जो क्वेश्चंस है ये आपको सोल्व करने हैं। किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने का सबसे जो मेन आधार है वो है आपको मॉक टेस्ट करने, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपके सक्सेस रेट है वो बढ़ती जाएगी। तो मॉक लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एक टॉपिक को उठाइए। स्टैटिक जीके के जो अलग से टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूं वीडियो में। इस वीडियो के एंड में आपको उसकी स्लाइड भी मिल जाएगी। तो टॉपिक्स हैं उनको लिखिए, उनको बार बार देखिए, आपका कौन सा टॉपिक रह रहा है, आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आप वीडियोस देखिए, और एक टॉपिक के अगर पीछे पड़ जाओ तो उसको छोड़ना मत, उसको तोड़ के रखना। तो ये था अपना आज का लेक्चर। कैसा लगा? आप वीडियो को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं। आपका जो प्यार है वही कॉस्मो एकेडमी को बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, ड्यूटी के बाद में जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें आपके लिए मेहनत करी जा रही है, आपके लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है, जो टीम है उसके द्वारा कंटेंट तैयार किया जा रहा है। ड्यूटी के बाद में थोड़ा सा टाइम मिलता है यार। आपको अभी लग रहा है कि सरकारी नौकरी बहुत बढ़िया है, सरकारी नौकरी लगने के बाद आपको पता लगेगा कि जो फ्री टाइम था वो सबसे बेस्ट टाइम था। और मैं आपको बता रहा हूं जो आपका प्रिपरेशन का टाइम है
उसको आप इतना एंजॉय कीजिए, इसके बाद में आपको ऐसा टाइम नहीं मिलने वाला है। जो प्रिपरेशन का टाइम होता है बच्चों का, जो स्टूडेंट्स का, वो उनके जीवन का सबसे बेस्ट टाइम होता है। वो एंजॉय के साथ निकालिए, उसको बोझ समझ के, उसको वेस्ट समझ के उस टाइम को मत निकालिए। अगर एंजॉय के साथ आप पढ़ोगे तो आपको जीवन जीने में भी मजा आएगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अव्वल तरीके की होगी। तो मजे कीजिए जीवन में, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और सबसे मेन चीज है स्वस्थ रहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। राम राम।